अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आप लोगों के फीडबैक को देखते हुए मैंने सोचा कि यूएक्स के ऊपर थोड़ा सा हम मज़ीद फोकस करें। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज समझाने वाला हूँ। जैसे आपको ये स्लाइड नज़र आ रही होगी, ये मैंने वेबसाइट को क्रेडिट भी दिया हुआ है। lawsofux.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इंटरफेस में ये कार्ड्स मिल जाएंगे। उसकी समझ लें, मैं उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये मुझे यूट्यूब पे या कहीं पर भी इस तरह से नहीं मिली जिस तरह से मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें यूएक्स को समझने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपको में मिलेंगी। यहाँ पर क्रेडिट देते हुए lawsofux.com, यहाँ पर इस वेबसाइट में मैं आपको बता दूँ, ये आप जाके देखेंगे इस वेबसाइट को, तो इसमें बहुत सारे कार्ड्स दिए हैं। बहुत सारे यूएक्स से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट और कुछ फिजिसिस्ट, कुछ साइकोलॉजिस्ट और बहुत सारे लोगों ने जिस इस फील्ड में जिस इंसान ने जितना काम किया, उसने अपने हिसाब से जो यूएक्स के बारे में कुछ चीज़ें समझी, उसके बारे में उसने कुछ लॉज बनाए। तो वो लॉज इस वेबसाइट में आपको कार्ड्स की फॉर्म में मिल जाते हैं। वो एज इट इज कार्ड मैंने कोशिश की है इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको दिखाऊं, और साथ में उस वेबसाइट में एग्जाम्पल्स बहुत कम दी हुई हैं। तो मैंने बहुत मेहनत करके वो सारी एग्जाम्पल्स निकाल के एक जगह जमा की हैं, जिससे मैं आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझा सकूँ। तो मेक श्योर जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके हाथ में एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए, जिससे आप उस लॉ का नाम लिख लो। और जो है वो, क्योंकि बहुत सारे लॉज हैं, तो आप उस लॉ का नाम लिख के और अपनी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आप उसके आगे पॉइंट बनाते जाएंगे, तो आपके लिए आसानी रहेगी और इससे यूएक्स में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो इसमें हम आज यूआई की बहुत कम, मतलब यूआई को देखते हुए हम समझेंगे कि उस यूआई में वो ऑब्जेक्ट्स, वो एलिमेंट्स क्यों यूज़ किए गए हैं, किस मेथड के यूज़ किए गए। और आप हैरान हो जाओगे, जब मैं भी इसके लिए रिसर्च कर रहा था तो मैं भी हैरान हो गया कि इतनी इतनी चीज़ें जो है देखकर यूएक्स में लोगों ने जो है वो इन लॉस को रखते हुए बनाई हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत मेहनत से मैंने स्क्रीनशॉट्स ढूंढे हैं, निकाले हैं। तकरीबन मुझे 2-4 हफ्ते लगे हैं इस वीडियो के सिर्फ स्क्रीनशॉट्स निकालने में। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुछ लॉज आपको बताऊँगा। सबसे पहले ये लॉस समझना पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये जो लॉज ऑफ यूएक्स हैं, जो है ये आपको कंसिडर करने पड़ेंगे जब आप एक यूज़र इंटरफेस बना रहे होंगे, वरना जो डिज़ाइन है उसकी यूज़र के लिए उसकी यूजेबिलिटी ख़राब हो जाएगी। यानी आप डिज़ाइन तो बहुत देखने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होगा। तो डिज़ाइन हमेशा ये याद रखें, आर्ट और डिज़ाइन में यही फ़र्क होता है कि डिज़ाइन जो है ना वो फंक्शनल होता है, वो काम करके देता है। यानी जब भी कोई चीज़ का डिज़ाइन बनाया जाता है तो उससे गर्ज होती है पैसे कमाना, प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर वो चीज़ आपका डिज़ाइन करके नहीं दे रहा तो आपका डिज़ाइन एक अच्छा डिज़ाइन नहीं है। ये लॉज हम इसलिए बनाते हैं कि जो हमारे यूज़र इंटरफेस है उसकी यूजेबिलिटी बढ़ जाए। तो उसके लिए यूएक्स ज़रूरी है, क्योंकि यूएक्स देखें एक माइंड गेम है यूएक्स, कि आप यूज़र के एक्सपीरियंस को समझ रहे हो, तो उसको समझते हुए आप यूआई बनाओगे तो वो ज़्यादा बेस्ट यूआईज बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ लाइव वेबसाइट दिखाऊंगा जो कि ब्रांड्स की होंगी। किसी ने मुझे इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया, प्रमोशनल वीडियो नहीं है। यहाँ पर जो भी वेबसाइट, जो भी मैं इंटरफेस आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ मेरा मतलब किसी के डिजाइन को बुरा कहना नहीं है, या जो है वो मैं किसी के डिजाइन को खराब नहीं कर रहा हूँ। बस यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है मेरे ओपिनियन में। सबसे पहला लॉ है हमारे पास एस्थेटिक यूजेबिलिटी इफेक्ट। एस्थेटिक यूजेबिलिटी इफेक्ट क्या होता है कि आप जो भी चीज़ बनाते हो यूज़र के लिए, वो प्लीजिंग होनी चाहिए, या उसके लिए, दिमाग के लिए वो उसको अच्छी और बेहतर और सिंपल होनी चाहिए उसके लिए, जो कि मोर यूजेबल हो। सही, यानी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, या आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मैं बहुत सारा जो है वो जो है ना यूज़र को माइंड उसका रिफ्लेक्ट करवाता हूँ ताकि जो है वो परेशान होगा तो वो इस वेबसाइट को याद रखेगा। ऐसा कोई सीन नहीं होता। आपको यूज़र के दिमाग के लिए अच्छी चीज़ दिखानी है, अच्छे कलर्स, अच्छे फॉन्ट्स, अच्छा कंटेंट आपको दिखा के लेकर आना है। इसकी एग्जांपल अगर आप समझो तो आप यहाँ देख सकते हो, दो मैंने इंटरफेसेस डाले हैं। एक बिल्कुल परफेक्ट है इस लॉ के हिसाब से, और दूसरा वाला परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। सही है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि लोगों की कोई डायमेंशंस नहीं है, कोई कलर स्कीम नहीं है। उस लोगों के कलर स्कीम को वेबसाइट फॉलो नहीं कर रही। किसी इमेज में जो है वो पिक्चर लगाओ, पिक्चर का बॉर्डर है, किसी में नहीं है। उसी के बरक्स अगर आप देखो तो ये वेबसाइट आपको देखने में अच्छी लग रही होगी, प्यारी लग रही होगी, और
बेशक जो है वो दोनों वेबसाइट्स का हो सकता है काम भी एक हो, अभी तो दोनों वेबसाइट का काम अलग अलग है, बट आपको ऐसी बहुत सारी शिपिंग की वेबसाइट मिलेंगी जिनका इंटरफेस इसी तरह से होगा। तो आपको डिज़ाइन देखने में जो है ना वो प्लीजिंग होना चाहिए, आपके दिमाग को सुकून देने वाला होना चाहिए, ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। कहीं पर हेडिंग 2 लाइन में जा रही है, कहीं पे 1 लाइन में जा रही है, तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, वरना आपका जो यूज़र है वो उस वेबसाइट को या आपके इंटरफेस को अच्छा नहीं मानेगा और वो चला जाएगा छोड़ के। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है आपकी आंखों को डिजाइन अच्छा लगना चाहिए। सेकंड लॉ हमारे पास होता है डोहार्टी थ्रेशोल्ड। डोहार्टी थ्रेशोल्ड क्या कहता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो वेबसाइट से तब आएगी कि जब आपकी वेबसाइट यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रही हो इतने मिली सेकेंड्स में, सही, यानी 400 मिली सेकेंड से, यानी 1 सेकेंड का जो 40वां हिस्सा होता है उससे भी जल्दी जो है ना आपकी वेबसाइट लोड हो रही। तो इस वेबसाइट को लोड करने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट में ना कम इमेजेस यूज़ करते हो। ये मतलब कम इमेजेस का मतलब कि लो क्वालिटी वाली, लो पिक्सेलेशन वाली। जैसे आप लोगों को पता होगा जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को समझा है तो 72 ppi पे, यानी जो हमारी रेजोल्यूशन होती है इमेजेस की, वो स्क्रीन्स के लिए हम 72 रेजोल्यूशन रखते हैं ताकि हमारी जो पिक्चर होगी वो छोटी बने साइज़ में। साइज़ का मतलब मैं इंचेस या सेंटीमीटर मिलीमीटर की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। साइज़ का मेरा मुराद ये है, मतलब ये है कि जो केबीज होता है ना वो कम से कम बने। जब केबीज कम से कम होंगे तो आपकी वेबसाइट, आपकी एप्लीकेशन जल्दी लोड होगी और आपके यूज़र को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊँ कि अगर वेबसाइट ही ऐसी है जिसमें तस्वीरें ही बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है, जैसे आप यूट्यूब देखते हो तो यूट्यूब पे आपको तस्वीरें ही, यानी जो थंबनेल्स होती हैं वही नज़र आती हैं वीडियोज़ की, तो उसको लोड करने में वेबसाइट को या ऐप को टाइम लगेगा। इस तरह आप कोई शॉपिंग वाली वेबसाइट पे जाते हो तो उसमें वेबसाइट को लाजमी जो है वो इमेजेस दिखानी ही दिखानी है ताकि आप उस चीज़ को ख़रीदो। तो इमेजेस को हटा देना, इमेजेस को कम कर देना, ये हमारे पास सॉल्यूशन नहीं था। तो फिर आजकल के दौर में आप क्या चेंजेस देखते हो वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में शो कर रहा हूँ इसकी एग्जाम्पल। अब वेबसाइट्स में क्या होता है, लाइक आप फेसबुक पे चलाते हो या आप यूट्यूब पे चलाते हो तो आपको ऐसा स्केलेटन मोड नज़र आता है, या आप स्केलेटन मोड देख रहे होगे या आपको दिख रहा होगा स्केलेटन मोड। ये एक्चुअल में वेबसाइट ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से खुले, लेकिन आपको धोखा देने के लिए, धोखा नहीं सॉरी, आप लोगों को इत्मीनान दिलाने के लिए कि अभी वेबसाइट लोड हो रही है और वो ओपन हो जाएगी। तो या तो ऐसे लोडर्स लगाए जाते हैं या अब मॉडर्न लोडर इस तरह से आ रहे हैं कि जो वेबसाइट का वायर फ्रेम होता है या जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको लोडिंग पे दिखाया जाता है और बैक एंड पे पूरी वेबसाइट लोड होती रहती है। तो ये जो है वो डोहार्टी थ्रेशोल्ड का लॉ है कि आपको यूज़र को ना ऐसा नहीं दिखाना है कि भाई जो है वो छोड़ के चला जाए आपकी वेबसाइट को कि भाई ये तो लोड ही नहीं हो रही, खाली पेज आ रहा है। तो वो क्या करेगा, वो फेसबुक बंद करके इंस्टाग्राम चलाने लगेगा या यूट्यूब पे चला जाएगा, तो वेबसाइट बंद कर देता है आपकी वो। तो ये वाला जो लोडिंग होती है, आपने कभी सोचा होगा कि ये लोडिंग क्यों लगा दी? तो लोडिंग इसलिए लगाते हैं कि यूज़र को इत्मीनान रहे कि अभी वेबसाइट ओपन होने वाली है। तो ये हमारा एक यूज़र एक्सपीरियंस है कि जब आप किसी के दरवाजे पे बेल बजाते हो तो अगर अंदर से आवाज़ नहीं आती तो आप थोड़ा वेट करते हो और चले जाते हो कि भाई अंदर कोई है ही नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा दूर से आवाज़ लगा देता है कि हाँ भाई ये दरवाज़ा खोल रहे हैं, तो आप थोड़ी देर रुक जाते हो आप, क्योंकि आपको इत्मीनान हो जाता है कि हाँ दरवाज़ा खुलने वाला है। तो इसी तरह ये डोहार्टी थ्रेशोल्ड भी यही कहता है कि आप यूज़र को कुछ ना कुछ तो दिखाओ, कोई ऐसी चीज़ जो जल्दी लोड हो जाए और बैक एंड पे आप अपनी वेबसाइट को लोड करते रहो। नेक्स्ट लॉ जो है वो है फिट्स लॉ। फिट्स लॉ क्या कहता है कि जो आपका टाइम है अपने टारगेट को एक्वायर करने का, सही, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस और साइजेस पे आपके टारगेट। सही, टारगेट क्या मतलब है कि जहां से ना आपका कस्टमर कन्वर्ट होगा। यानी अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई है तो मैंने क्यों बनाई है वो वेबसाइट मैंने इसलिए बनाई है कि मेरे पास मेरा जो कस्टमर है वो कन्वर्ट हो सके। यानी अगर मेरी कोई सब्सक्रिप्शन वाली वेबसाइट है तो सब्सक्रिप्शन खरीद ले, मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो वो उस प्रोडक्ट को खरीद ले। तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरह से जो है आपके साइज, आपके जो एलिमेंट्स हैं उनके साइजेस, उनके डिस्टेंस मैटर करते हैं फिट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो फिट्स लॉ ये मैंने पाकिस्तान की एक बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है दराज, तो मैंने उनके स्क्रीनशॉट लगाए और आप किसी भी वेबसाइट में देखोगे, किसी भी तकरीबन ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको बटन्स, बाय नाउ, ऐड टू कार्ट, इनके बड़े बड़े बटन्स मिलेंगे और
यहाँ पर अगर आप देखो तो आप कभी ये चीज नोट भी करना कि ये वाले बटन्स आपको तकरीबन हर एक वेबसाइट में राइट हैंड साइड पे मिलेंगे। उसका रीजन ये होता है, ये ऐप का स्क्रीनशॉट है इनकी और ये इनकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। तो आप देखो दोनों में जो बटन्स हैं वो आपको राइट हैंड साइड पे मिल रहा है। इसका रीज़न ये होता है कि ये वेबसाइट बनाई गई है इंसानों के लिए, तो इंसानों में जो मेजॉरिटी होती है वो राइट हैंडेड होती है। तो जो राइट हैंडेड होते हैं कहते हैं कि 80% या 85% लोग दुनिया में राइट हैंडेड है और बाकी 15% या 20% लोग जो हैं वो लेफ्टी है। तो लेफ्टीज़ को थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन हम हमेशा जाते हैं मेजॉरिटी के ऊपर। तो मेजॉरिटी अगर 80% राइट हैंडर्स की है तो वेबसाइट का भी जो इंटरफेस है वो उन 80% लोगों को ही सोच के बनाया जाएगा। तो इसलिए, और ये आप देखोगे कि तो ये आपके थंब से करीब करीब बटन है। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन को पकड़ने का तरीका अलग होता है, और अगर आप डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप पे चला रहे हो तो उसको यूजेज का तरीका अलग होता है। आप अपना माउस स्क्रीन के सेंटर में ही तकरीबन रखते हो, और आपका जो कॉल टू एक्शन को सब्सक्राइब करने का इफेक्ट होता है वो आपके थंब से आता है आपके मोबाइल फ़ोन पे, और यहाँ पे माउस के कर्सर से आता है। तो ये दोनों चीज़ें, इनका जो डिस्टेंस है, यही टारगेट है। अगर कोई इन बटन्स पे क्लिक करेगा तो ही इस वेबसाइट के पास सेल आ सकती है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। मैं पिक्चर्स देख के वेबसाइट बंद कर दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और मैं वेबसाइट बंद कर दूंगा और वेबसाइट की कोई कन्वर्जन्स नहीं आएंगी। सो ये कहता है आपका फिट्स लॉ कि आपका टारगेट, उसका साइज, उसका डिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है अपने यूज़र को कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट लॉ है आपका गोल ग्रेडियंट इफेक्ट। ये भी आपको वेबसाइट में बहुत ज़्यादा नजर आता है, ये भी आपके इंटरफेस में होना चाहिए। गोल ग्रेडियंट इफेक्ट क्या होता है कि आपको यूज़र को ना, आपने प्रोसीजर कितना ही बड़ा बनाया हो, क्योंकि हर एक वेबसाइट का प्रोसीजर छोटा नहीं हो सकता। लाइक आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपसे जो है 4-6 चीज़ें तो पूछेगा ही लाजमी, या आप कहीं पे अकाउंट बना रहे हो, लाइक आप फेसबुक का अकाउंट ओपन कर रहे हो या आप गूगल पे अकाउंट बना रहे हो, तो आप यूज़र को जितने कम से कम स्टेप्स दोगे वो उतना खुश रहता है आपका यूज़र। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको यूज़र को बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछनी है, तो वहाँ पर आप गोल ग्रेडियंट इफेक्ट यूज़ हुआ देख, लाइक ये मैंने देखा है लिंक्डइन पे होता है और बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाता है। फेसबुक के पेजेस पे अगर आप काम करें तो फेसबुक पेज पे भी ये मिलता है। सो यहाँ पर आप देखते हो कि इस तरह से चीज़ें आपको नज़र आती हैं वेबसाइट्स में। तो ये क्या करती हैं, यूज़र को आपकी वेबसाइट में बना के रखती हैं। अगर मैं सिर्फ सवाल ही पूछता रहूँ और मुझे पता ही नहीं हो कि फिनिश लाइन कहाँ पर है, तो मैं सिर्फ भागता ही रहूँगा, मैं एंड में पहुँचने वाला भी हूँगा, मैं वेबसाइट बंद कर दूंगा कि भाई ये तो मुझसे सवाल ही पूछे जा रही है, उसको सारी डिटेल्स ही देते रहना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बिल्कुल लास्ट स्टेप पे भी हूँगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं होगा कि अब बस ये लास्ट स्टेप है तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। सो इसलिए ये गोल ग्रेडियंट इफेक्ट का जो लॉ है, ये यूएक्स में, यूज़र एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यूज़र का एक्सपीरियंस, इंसानों का एक्सपीरियंस ही ऐसा है जो अभी मैंने बताया कि मैं बिल्कुल अगर लास्ट स्टेज पे भी हूँ उस फॉर्म को फिल करने के या प्रोफाइल बनाने के, लेकिन मैं उसको छोड़ के चला जाऊँगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि आगे ये ख़त्म कब होने वाला है। तो इस तरह से ये 80% आप देख रहे हो कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रेडियंट इफेक्ट, ग्रेडियंट तो खैर नहीं, प्रोग्रेस बार जो है वो आप दिखा रहे होते हो। तो इस तरह की चीज़ें जब आप वेबसाइट में यूज़ हुई भी देखते हो तो अब आपको पता रहेगा कि ये गोल ग्रेडियंट इफेक्ट जो एक लॉ है यूएक्स का, वो यहाँ पर वेबसाइट में यूज किया गया है। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास हिक्स लॉ। हिक्स लॉ आपको क्या बताता है? हिक्स लॉ आपको ये बताता है कि जितना कॉम्प्लेक्स आप अपने वेबसाइट में चीजें दिखाते जाओगे उतना ही यूजर को डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा। सो अपनी वेबसाइट को मैंने आपके पहला लॉ जो था उसमें ही मैंने आपको बताया था कि आपको कम से कम टाइम में यूजर को उसकी दिमाग को अच्छा लगेगा तो वो अपना फैसला जल्दी लेगा। तो यहाँ की अगर आप देखो इसकी एग्जाम्पल, तो जैसे लाइक MCQs क्वेश्चंस होते हैं या आप कोई भी फॉर्म बनाते हो, तो जैसे एज के बारे में कोई फॉर्म पूछ रहा है तो वो अगर 10 लिस्ट बना देगा कि 5 एज से 5 एज से 10 एज तक, फिर 11 से 15 तक और इस तरह से आगे, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहूँगा कि मैं कौन से वाले में आता हूँ। और इसी तरह से यहाँ पर इसमें भी बहुत सारी लिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर कम लिस्ट हैं। यानी आप ऐसा समझो कि आपको यूज़र को चॉइसेस कम देनी है। कम चॉइसेस में आप ज़्यादा डाटा ले लोगे यूज़र से तो वो यूज़र आपका खुश रहता है। अगर आप इस तरह से ज़्यादा चॉइसेस उसको दोगे तो उसको सारी चॉइसेस पहले पढ़नी है, देन फिर उसका रिप्लाई देना है। यहाँ पे उसको सिर्फ 4 चॉइसेस ही पढ़नी होंगी और उन 4 में से उसको वो डिसाइड कर लेगा। तो ये यूज़र के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपको अपने यूज़र के लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है, उसको आसान से आसान रखना है।
तो ही आपका एक जो यूजेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास लॉ है जैकब्स लॉ। सो जैकब्स लॉ आपको ये कहता है कि जो है ना दूसरी वेबसाइट्स जो यूजर्स यूज़ करते हैं, मैंने आपको यूज़र पर्सोना वाली क्लास में भी बताया था कि आप जो है ना यूज़र से पूछते हो आप कौन कौन से वेबसाइट से या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो, तो उससे आपको पता रहता है कि अगर ये फेसबुक चलाता है तो इसको लाइक के बटन के बारे में पता होगा, कमेंट के आइकन के कमेंट के बटन के बारे में पता होगा, शेयर के बारे में पता होगा। तो वहाँ पर अगर कोई वेबसाइट नई कोई चीज़ ला रही है तो उसको समझाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप बाद में आए हो तो आप जो है अपनी उस वेबसाइट ने क्योंकि लोगों को समझा दी है, अब आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो। तो जैकब्स लॉ ये कहता है कि यूज़र जो है ना जो दूसरी वेबसाइट्स यूज़ करता हुआ आ रहा है, आप उसको एकदम से चेंज नहीं करो, अपनी वेबसाइट को भी उन्हीं वेबसाइट के फेमिलियर बनाओ ताकि उसको ना उसको समझने में यूज़ करने में जो है वो मुश्किलात पैदा ना हो और वो जो है आपकी वेबसाइट से भी फेमिलियर हो। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलती हैं। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करके देखोगे तो आपको नेविगेशंस ऊपर ही मिलती हैं, ऐड टू कार्ट के बटन साइड में ही आपको नज़र आते हैं। तो ये एक्चुअल में एक वेबसाइट का जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, यहाँ पर ये पार्कव्हील की एग्जांपल मैंने दी हुई है यहाँ पर कि आप बाय नाउ कर सकते हो, ऐड टू कार्ट के बटन्स इसी तरह से आपको नज़र आते हैं वेबसाइट्स में। कलर्स का डिफरेंस हो सकता है लेकिन पोजीशनिंग वही करनी है। जैसे अभी मैंने आपको दराज दिखाई थी या कोई और ई कॉमर्स वेबसाइट दिखाई थी तो उसमें भी साइड में ही फिल्टर आते हैं। तकरीबन सारी वेबसाइट्स में लेफ्ट पे फिल्टर आते हैं क्योंकि राइट एरिया जो है हमारा जो है वो इन्फ्लुएंसिंग एरिया होता है क्योंकि राइट हैंडर्स हैं। तो सब यहाँ पर यहीं पर आपको ये जो है ना ये किसी भी वेबसाइट के लिए ये आप समझ लो ये सोना बटन है। यहाँ पे किसी ने क्लिक कर दिया तो मतलब बस कि वो अब वो खरीदना ही चाहता है हमसे। तो ये वाली फैमिलियर वेबसाइट है। लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसी वेबसाइट दिखा दूँ ये भी चीज़ें बेच रही है, इसने भी प्राइसेस बताए हुए, लेकिन ये इन्होंने इतनी कॉम्प्लेक्स कर दी है कि यूज़र ने ऐसा किसी वेबसाइट पे नहीं देखा होगा और उसको यहाँ पे खरीदने में प्रॉब्लम होगी। ये वाली वेबसाइट खैर बहुत सारे रूल्स को डिसरेस्पेक्ट कर रही है, आपके यूएक्स के रूल्स को, बट ऐसी है वेबसाइट तो आप क्या कर सकते हैं। थोड़ी यूनिकनेस के चक्कर में शायद किसी ने बनाई है। सो खैर ये इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करो अगर आपको एक अच्छा कन्वर्जन चाहिए अपनी वेबसाइट से थ्रू, तो इस तरह से बनाए। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर आप करते हो तो आप अपनी वेबसाइट की यूजेबिलिटी को ख़राब कर रहे हो। सो जैकब्स लॉ क्या कहता है कि आपका जो भी यूज़र है वो फेमिलियर जिन वेबसाइट से पहले से है, आपको अपनी वेबसाइट को भी उसी स्ट्रक्चर पे या उसी यूएक्स के लॉस पे बेस करते हुए और यूआई के लॉस पे बेस करते हुए आपको वो चीज़ ड्राइव करनी है, वो चीज़ बनानी है। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है लॉ ऑफ कॉमन रीजन। लॉ ऑफ कॉमन रीजन ये कहता है कि जो एक जैसे दिखने वाली है, एक जैसे काम करने वाली चीजें हैं ना, उनको आपको ग्रुप फॉर्म में रखना है, सिंपल, और उसकी एक क्लियर बाउंड्री आपको दिखानी है। सो इसकी एग्जांपल आप देख रहे होगे यहाँ पर कि आपको दो बटन नजर आ रहे हैं और बटन का भी क्या एरिया है, कहाँ बटन क्लिकेबल है वो आप यहाँ पे देख रहे होगे। तो ये बटन आप देख रहे हो या ये बटन आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ग्रुप में आपका मेन्यू मैंने बंद किया हुआ है, सर्च बार को एक बाउंड्री दी हुई है। तो इस तरह से बाउंड्री में या कॉमन रीजन जो शेयर कर रहे हो उसको आपने ग्रुप फॉर्म में रखना है और उसको एक क्लियर बाउंड्री देनी है कि भाई यहाँ पर ये क्लिकेबल होगा, यहाँ पर ये क्लिकेबल नहीं होगा। सो उससे यूज़र जो है वो हैप्पी रहता है कि हाँ मुझे पता है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप यहाँ बाहर क्लिक कर रहे हो तो वो क्लिक नहीं होता, टेक्स्ट पे आगे क्लिक करते हो तभी क्लिक होता है, तो वो सही चीज़ नहीं होती एक यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास लॉ है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। जब आप ये प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस पढ़ते हो तो उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है प्रॉक्सिमिटी। तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है कि एक जैसे दिखने वाली जो चीज़ें ना उनको आपको ग्रुप करके रखना है। पिछला वाला लॉ भी इसी से मिलता जुलता था बट उसमें क्लियर बाउंड्री का जिक्र था। यहाँ पर जो है कहता है कि आपको ग्रुप करके रखना है। तो ग्रुप हम क्लियर बाउंड्री के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं, आपको कुछ नंबर्स मिलते हैं कुछ वेबसाइट्स में लगे हुए, तो वो क्योंकि सारी आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं तो यहाँ पर जो है वो आप ग्रुप करके या एक साथ रख सकते हो। इस तरह आपके पास जो कार्ड्स होते हैं वो भी आप ग्रुप फॉर्म में नजर आते हैं कि ये कार्ड भी ब्लॉक पे लेके जाएगा, ये भी ब्लॉक पे लेके जाएगा, ये भी ब्लॉक पे लेके जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं वो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी होती हैं। आप अपने डिज़ाइन में बहुत सारी जगह पर ये देखते हो ताकि जो है वो चीज़ों को एक साथ, मतलब यूज़र को ढूंढना नहीं पड़े कि एक ब्लॉग यहाँ है तो दूसरा ऊपर है, तीसरा बहुत नीचे जाकर है। तो ऐसे यूज़र के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा। यूज़र के साथ ना आपको हमदर्दी दिखानी है कि वो बेचारा है, उसको हमने ज़्यादा टाइम नहीं लेना है उसका, तो ही आप जो है वो एक अच्छी यादगार वेबसाइट बना सकते हो कि यूज़र आपकी वेबसाइट पर दोबारा विजिट करना है। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है लॉ ऑफ पैरागनन्स। सो लॉ ऑफ
पैराग्रेंस क्या कहता है कि आपको यूजर को ना एक सिंपल इमेज दिखानी है, क्योंकि आपका इंसानों का जो दिमाग है ना वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़्यादा काम करता है तो बॉडी की एनर्जी लगती है, तो दिमाग बस कहता है कि ऊपर ऊपर से ही वो चीज़ें निकाल रहा होता है। तो वो इसीलिए यूज़र को ना बहुत ज़्यादा सोचने पे भी नहीं मजबूर करना है आपने, बस उसको सिंपल 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 सी चीज़ें दिखानी है ताकि जो है ना वो आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन ला सके। सही। सो यहाँ पर आप इसके आइकन से ही भी समझ सकते हो कि जो है इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किया उसको थोड़ा सिंपल कर लिया, उसको मज़ीद सिंपल किया और उसको बिल्कुल ही सिंपल कर दी राउंडनेस, क्योंकि ये पॉइंट भी जितने होते हैं तो इसमें भी ब्रेन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कितनी साइड्स हैं, इस शेप को क्या कहते होंगे और साइड्स बराबर हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं। सो आपको चीज़ें सिंपल करके रखनी है जितना पॉसिबल हो सके। सो नेक्स्ट यहाँ पर आप देखो, इसकी एग्जांपल में मैंने आपको कुछ बटन दिखाए हैं कि ऐड टू कार्ट का बटन आपने कभी ऐसा भी नहीं देखा होगा, ऐसा भी नहीं देखा, जबकि ऐसा हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी के चक्कर में ये वेबसाइट पर डाल सकता है, लेकिन हम नहीं डालते क्योंकि इस लॉ को भी देखना है हमने कि हमें चीज़ें सिंपल 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 जितनी सिंपलर हो सकती हैं वो हमें करके देनी है। तो आप ऐड टू कार्ट का बटन ऐसे देख लेते हो, ऐसे देख लेते हो, ऐसे देख लेते हो, तो इस तरह के आप ऐड टू कार्ट के बटन यूज़ करते हो बजाय इसके। तो आपको शेप्स के बारे में या टेक्स्ट के बारे में बहुत सिंपल रखना है अपने यूजर इंटरफेस को। सो नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि चीजें सिमिलर रखनी है। सही। सिमिलर का मतलब क्या है कि जो एक जैसे ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स है ना उनमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए। सिमिलैरिटी कैसी होनी चाहिए, इसकी एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। अब इन कार्ड्स में देखें आप सिमिलैरिटीज़ क्या है, फॉन्ट स्टाइल सेम है, फॉन्ट के साइज सेम है, फॉन्ट के कलर्स सेम है, बॉक्स के कलर सेम है, होवर स्टेट सेम है। होवर स्टेट ये जो आपको येलो कलर नज़र आ रहा है ये होवर पे ये बन जाएगा। सही है, मैंने ही डिज़ाइन किया हुआ है, तो खैर किसी वेबसाइट पे लग गया है, बट ये अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है ओरिएंटेशन। आप देखो सारे बॉक्सेस अगर लैंडस्केप है तो सब लैंडस्केप है, कोई पोर्ट्रेट में आपको दिख नहीं रहा। इसी तरह से जो मूवमेंट है, अगर यहाँ से नीचे से रीड मोर का बटन निकला तो इसमें भी रीड मोर निकलेगा, इसमें भी रीड मोर निकलेगा। तो आपको सिमिलैरिटी रखनी है। अगर कोई कार्ड इसमें अलग तरह का दिखता तो यूज़र का दिमाग बिल्कुल जाता कि यार ये कोई अलग चीज़ है, ये किसी अलग लिंक पे ले जाएगा। तो अगर आपकी चीज़ें सिमिलर हैं तो आप उसको सिमिलैरिटी के साथ ही रखोगे। सो नेक्स्ट हमारे पास लॉ है लॉ ऑफ यूनिफॉर्म कनेक्टेडनेस। लॉ ऑफ यूनिफॉर्म कनेक्टेडनेस आपको क्या बताता है कि जो लॉज हैं, जैसे अभी पिछला वाला आपका इससे पहले वाला जो लॉ था वो सिमिलैरिटी से बेस करता था, तो यहाँ पर उसी को थोड़ा और मॉडिफाई करके ये वाला लॉ है कि जो भी आपकी चीज़ें एक साथ कनेक्शन में है ना उनको एक केस में बंद करके आपको रखना है। सही है। जिनका कोई उसके साथ कनेक्शन नहीं है और जिसका कनेक्शन है उसको आप कनेक्ट करके दिखाओगे, जिसका कनेक्शन नहीं है उसको कनेक्शन उसका फिर जिसके साथ कनेक्शन है उसको उसके साथ दिखाओगे। तो अगर आप इसकी एग्जांपल देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आप कुछ वेबसाइट्स देखते हो इस तरह की, जैसे ट्विटर की एग्जांपल ली हुई, अब तो ट्विटर का नाम चेंज हो गया, एक्स हो गई है। सो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पे फॉलोअर्स और फॉलोइंग्स दिखाए हुए होते हैं आपको, फिर नीचे किस किस को फॉलो किया हुआ है। तो अब ये डाटा जो है कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, ये इसका जो रिलेशन है वो इसका भी रिलेशन है और इसका भी वही रिलेशन है, और फॉलोइंग्स और फॉलोअर्स का भी रिलेशन है, ये प्रोफाइल का रिलेशन उसके साथ है, देन फिर अपलोड क्या करना है उसका रिलेशन। तो हर चीज़ देख रहे होगे आप एक बाउंड्री में क्लोज की हुई है, जिससे यूज़र को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, हर एक चीज़ मुझे देखनी नहीं पड़ी। मैं देख रहा हूँ कि भाई हु इज़ फॉलो यू, और नीचे सिर्फ पहला नाम पड़ा, मुझे पता है दो भी इसी से कनेक्शन में ही होंगे, यही दिखा रहा होगा कि इन दोनों ने भी आपको फॉलो किया हुआ है। सो इस तरह से आपको ना चीज़ें कनेक्ट करके रखनी है इस लॉ ऑफ यूनिफॉर्म कनेक्टेडनेस के अंडर। सो ये भी बहुत बेसिक सा लॉ है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लॉ है मिलर्स लॉ। मिलर्स लॉ भाई क्या कहते हैं, मिलर्स भाई ये कहते हैं कि जो एवरेज पर्सन है ना, जो इंसान है, वो अपनी वर्किंग मेमोरी में ना 7 चीज़ें याद रख सकता है, और इन 7 में से प्लस या माइनस कर लो 2, यानी 5 या 9 भी हो सकता है। किसी की मेमोरी बहुत ज़्यादा हाई फाई है तो वो 9 तक भी याद कर सकता है, लेकिन इससे कम ही रखें। इसीलिए जो आपके यूएक्स डिज़ाइनर्स हैं वो 5 का इसको मार्जिन लेते हुए चलते हैं कि 5 चीज़ें जो है ना हम वो याद रख सकते हैं एक वक्त में आपकी वर्किंग मेमोरी में। इसकी एग्जांपल भी आप देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र समझ में आएगा कि आप यहाँ पर ये यूट्यूब का एक स्क्रीनशॉट है, तो आप देखते हो कि कार्ड्स आपको 4 या 5 ही दिखते हैं अक्सर वेबसाइट्स में। उसका रीज़न यही वाला प्रिंसिपल मिलर्स लॉ होता है कि आप अगर इससे ज़्यादा डाल दोगे तो बहुत अजीब सा लगेगा। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि चॉइसेस भी कम से कम दी गई, यहाँ पे 4 चॉइसेस हैं, यहाँ पे 5 चॉइसेस हैं, यहाँ पे 6 चॉइसेस हैं, यहाँ पे 4 आपके पास चॉइसेस हैं।
तो इस तरह से कार्ड को जो है ना आपकी स्क्रीन को बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे फौरन उन्होंने लगा दिया शो मोर, इस तरह यहाँ 6 आए और यहाँ लगा दिया शो मोर। उनको पता है अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो नीचे वाली चीज़ और नीचे चली जाएगी और चीज़ें छुप भी जाएंगी, और प्लस यूज़र इतना ज़्यादा चीज़ें इनमें से डिसाइड करना भी मुश्किल हो जाएगा, जो इससे पहले अभी हमने लॉ देखा। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखते हुए ये सब चीज़ें एल्गोरिथम्स बनाने पड़ते हैं कि जो है वो कौन सा लॉ हमें जो है वो यहाँ पर हेल्प करेगा। सो ये होता है मिलर्स लॉ, और ये भी बहुत सिंपल सा लॉ है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना अपने वेब पेज को। जितना कंटेंट की ज़रूरत है 5-4 ये कार्ड्स आप उसको चॉइस में दे सकते हो, उससे ज़्यादा जो है आप दोगे तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाएगी वो चीज़। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लॉ है ऑकम्स रेजर लॉ। सो ऑकम्स रेजर जो है वो लॉ क्या काम करता है, क्या बताया गया है इसमें कि आपको ना बहुत सारी चीज़ें रेजर आप यूज़ करते हो कुछ कट करने के लिए। सो यहाँ पे आपको कह रहा है कि जितना ज़्यादा कट ऑफ हो सकता है ना उतना आपको कट ऑफ करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4-5 सर्कल्स हैं, उसको कट ऑफ करके 3 सर्कल्स पे आ गया, और मजीद कट ऑफ किया 2 सर्कल्स और फिर एक सिंगल सर्कल। तो अगर ऑकम्स साहब ये कहते हैं कि अगर कम चीज़ों से काम हो सकता है तो आप कम ही चीज़ें यूज़ करो अपने यूआई में, बहुत ज़्यादा अपने यूआई को ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑकम्स रेजर की एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो देखें यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरलोड हुई हुई हैं, बहुत सारे यहाँ पे नेविगेशन और यहाँ पे आपको सजेशन मिल रही हैं बहुत ज़्यादा ओवरलोड करके, यहाँ एड्रेस और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। सो इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप जाते हैं तो वही स्ट्रक्चर यानी इसी जॉनरा की वेबसाइट, यानी ये भी आपके गेट और ये रेलिंग्स वगैरह लगा रहे थे, और उसी से सिमिलर ये 3 वेबसाइट्स के इंटरफेस में और दिखा रहा हूँ आपको। तो देखें उसमें कितना सारा डाटा था एक ही शॉट में, यानी एक ही स्क्रीन में इतना सारा डाटा टैक्स वैक्स सब डाल के उन्होंने दिया, लेकिन तस्वीरें जो बेचने वाली चीज़ थी वो उन्होंने छोटी कर दी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें कट ऑफ करते हुए इमेजेस से दिखाते हुए मिनिमलिस्टिक फॉर्म में आपको इन वेबसाइट्स ने दिखाया। तो चीज़ें जितनी कम से कम हो सकती हैं यूज़र को दिखाने के लिए वो आपको यहाँ पर देखना है, वो आपको यहाँ पर करना होगा। सो ऑकम्स रेजर आपको यही बताता है कि आपको चीज़ें कट ऑफ करके कम से कम चीज़ें आपको स्लाइड्स में दिखानी है। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ है वो है पेरेटोस प्रिंसिपल। पेरेटोस प्रिंसिपल एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये सिर्फ यूएक्स का प्रिंसिपल नहीं है, ये बहुत सारी जगहों पे यानी मार्केटिंग में, स्ट्रेटेजी में, बिजनेस में, हर जगह पे पेरेटोस जो है ना प्रिंसिपल यूज़ होता है। सो जो पेरेटो था ये एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो उस वक्त इसने एक प्रिंसिपल बनाया था 80-20 लॉ, जिसको पेरेटोस लॉ भी कहते थे या पेरेटोस प्रिंसिपल। तो यहाँ पेरेटोस प्रिंसिपल को हम यूएक्स में किस तरह से यूज़ करते हैं कि यहाँ पर आप इसको ऐसे समझो कि 80-20 रेशो पे जो है ना सब बातें होती हैं। जैसे लाइक कंपनी के 80% जो रेवेन्यू होता है वो कंपनी के 20% कस्टमर जो है वो सिर्फ कंपनी को देते हैं, या इसी तरह से कहा जाता है कि कंपनी की जो 80% सेल होती है ना वो उस कंपनी की सिर्फ 20% प्रोडक्ट से ही आती है। बाकी जो 20% सेल है वो 80% प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी के लिए 20% सेल लेकर आती हैं, रेवेन्यू लेकर आती है। यहाँ पर भी आपके जो 80% इफेक्ट होगा वो आपकी वेबसाइट के 20% ऑब्जेक्ट से आ सकता है। आप ऐसा समझ लें कि एक वेबसाइट है उसमें 4 जगह सिर्फ बटन लगे हुए, बाकी पूरी जगह पर जो है आपने तस्वीरें दिखाई हुई हैं, कलर्स किए हुए, टेक्स्ट लिखे हुए, लेकिन जो उसका इफेक्ट है वेबसाइट का या कन्वर्जन, जैसे मैंने आपसे कहा ऐड टू कार्ट या बाय नाउ, वो छोटी ही सी जगह पर ही लगे होते हैं। तो आपको उस 20% वाली जगह पे ज़्यादा फोकस करना है कि उस तक हम यूज़र को कहाँ कैसे ला सकते हैं, किस तरह से और उस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। तो 80% आपका जो कन्वर्जन है वो आपकी वेबसाइट के या यूआई के 20% कॉजेज से ही आए। सही। सो यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल इसकी वैसे तो यूआई के हिसाब से कोई मैंने एग्जाम्पल यहाँ नहीं डाली हुई। तो यहाँ पर आप देखो कि आपका जो परसेंटेज ऑफ टास्क है ना वो मैटर करता है, यूज़र का वॉल्यूम मैटर करता है, और यूजेज ऑफ प्रोडक्ट मैटर करती है। ये आपके कुछ वेरिएबल्स, कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जो आप पेरेटोस लॉ को समझते हुए अपनी यूएक्स में अप्लाई करवा सकते हो। यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको फिगर आउट करना है कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, देन इन्वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट इनटू द की एरियाज।
सही। सो आपको जो की एरियाज है ना वेबसाइट के, जो अभी मैंने एग्जांपल दी कि ऐड टू कार्ड वाला बटन हो गया, बाय नाउ वाला बटन हो गया, पिक्चर कैसी दिख रही है, पिक्चर बड़ी नज़र आ रही है नहीं आ रही है, उसको कैसे और मज़ीद एक्सप्लोर करके आप दिखा सकते हो। तो आपको उन एरियाज़ पे वेबसाइट के ज़्यादा फोकस करना है, बजाय उसके कि फालतू की चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करो कि मेरा साइड बार कैसा दिख रहा है, स्क्रोल बार कैसा नज़र आ रहा है। तो उन चीज़ों से बेहतर है कि आप अपना जो 20% वाला रीजन है ना, उसको आप बेहतर बना लो ताकि वहाँ से आपको कन्वर्जन मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है पार्किंसंस लॉ। तो पार्किंसंस लॉ क्या कहता है? सो पार्किंसंस प्रिंसिपल या पार्किंसंस लॉ जो है वो आपको कहता है कि आपको जो है ना, वो यूजर ने जो टाइम पहले से स्पेंड किया हुआ उसको भी आपको काम में लेकर आना है। या यूज़र को जो है ना कम से कम टाइम, जो हर एक लॉ आपको यही बताता हुआ आ रहा है कि भाई यूज़र को ना ज़्यादा तकलीफ में नहीं रखना है। तो इसकी एग्जांपल से आप ज़्यादा बेहतर इस प्रिंसिपल को समझोगे कि आप ऐसे फॉर्म्स फिल करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पर आप किसी फॉर्म में टाइप करते हो, आपको ऑटो सजेस्ट कर देता है। जैसे गूगल पे आप जाते हो तो वो चीज़ पहले से लोड हुई होती है और आपको सजेशन दे रहा होता है कि अच्छा आपने ए लिखा है तो ए से हो सकता है आप ये सर्च करना चाह रहे हो, ये सर्च करना चाह रहे हो, ये सर्च करना। इस तरह आप फॉर्म फिल करने जाते हो तो आपके जो ब्राउज़र होता है उसके पास पहले से आपका ऑटो फिल डाटा अगर आपने सेव किया हुआ होता है या ऑन किया हुआ होता है तो वो उसको पिक कर लेता है कि आपने एक जगह ये ईमेल डाली थी तो ये पासवर्ड था और ये फ़ोन नंबर था, तो उससे वो ऑटो फिल कर देता है और यूज़र का टाइम बचाता है। सेम इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये सोल्ड जैसी चीज़ नज़र आ रही है, कितने सोल्ड हो चुके हैं, एंड कब हो जाएगा इसका टाइम। ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, ये आपके यूज़र का टाइम बचा रही हैं, जितना भी टाइम वो स्पेंड कर रहा है। अब जैसे यहाँ क्विक ये जो होते हैं हमारे पास क्विक लिंक्स, इसमें किसी एक पेज पे मुझे जाना, लाइक प्राइवेसी के पेज पे जाना है जो कि मुझे मेन्यू में नहीं मिल रहा, तो मैं नीचे आके, आप किसी भी वेबसाइट में नीचे जाके सर्च करते हो उसके सोशल मीडिया या उसका कोई ऐसा पेज जो जैसे लाइक रिटर्न का पेज हो गया या कोई प्राइवेसी का पेज हो गया, तो वो आप नीचे क्विक लिंक्स में जाके चेक करते हो। तो ये क्विक लिंक्स इसलिए दिए जाते हैं हर वेबसाइट में इस तरह से। इसकी एग्जांपल मैंने आपको ग्रेडियंट गोल ग्रेडियंट वाला जो लॉ था वो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। और देन फिर यहाँ पे ऑटो फिल फॉर्म लिंक्डइन। सो यहाँ पर भी ऑटो फिल वाली बात की जा रही है। तो पार्किंसंस लॉ कहता है कि जो टाइम जो है वो यूज़र पहले स्पेंड कर चुका है, आप उसको ही यूजेज में लाना है, आगे अपने यूआई को ऐसा बनाना है या उसमें ऐसे फंक्शंस यूज़ करने हैं ताकि उसने जो पहले टाइम लगाया था वो वेस्ट ना हो, वही आप आगे भी उस चीज़ को यूज़ कर सको। सो नेक्स्ट रूल हमारे पास है पीक एंड रूल। सही, ये पीक एंड रूल भी जो है थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। इसकी इंग्लिश पढ़ लेंगे तो बहुत सारे लोग इससे समझ में आ जाएगा। मैं आपको अगर ये समझाऊँ कि पीक एंड रूल क्या कहता है कि आप जो है वो हमेशा जब भी कोई टास्क परफॉर्म करते हो, एक जर्नी में होते हो, तो आपको पीक वाला और एंड वाला, ये दो ऐसे इवेंट होते हैं जो आपको याद रहते हैं, बाकी इवेंट आप भूल जाते हो। जैसे आप किसी सफ़र पे जा रहे हो, सही, कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, तो आप जहाँ जाना चाहते थे कि भाई मैं जाऊँगा बर्फ़ देखूँगा या मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा, तो वो चीज़ आपको एक तो याद रहती है, आप कैसे गए, कहाँ कौन सी सीट पे बैठे थे जाते वक्त का, वो चीज़ शायद आपको कम याद रहे बजाय इसके कि आपको आते वक्त की चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। यानी जब आपकी जर्नी ख़त्म हुई थी कि तो आपको एक लाइक एक अफसोस भी होता है कि यार अब तो घर जाना है, तो वो चीज़ भी आपको एक याद रहती है। और जब आप जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पे आप पहुँच जाते हो तो वो चीज़ भी आपको याद रहती है। तो इस रूल को हम कहते हैं पीक एंड रूल। तो ये यूएक्स में इस तरह से यूज़ करना होता है कि आपकी वेबसाइट में भी आप क्या, जब हम एक यूआई बनाते हैं तो उसमें यूआई की भी एक यूज़र जर्नी होती है कि यूज़र कौन कौन से स्टेप से होता हुआ गुजरेगा, तो हमें उसके पीक पॉइंट्स और उसके एंड पॉइंट्स का ख्याल रखना होता है। जैसे आप एग्जांपल में देखो कि आपने कोई कैशबैक पा लिया तो उसके लिए आपको एक पॉपअप आ जाता है। आपने कोई टेस्ट कंप्लीट कर लिया, आपने कोई जो है वो किसी चीज़ का आंसर दे दिया, या आपको कोई जो है वो मिल गया, कोई कूपन मिल गया, कोई कैशबैक मिल गया, तो उसका आपको नोटिफिकेशन दिखाया जाता है ताकि वो आपको याद रहे कि यार ये वाली वेबसाइट थी, उसने मुझे ना कैशबैक दिया था, या ये वाली वेबसाइट थी, मैं वहाँ पर ना मैंने सही आंसर दे दिए थे तो जो है वो मुझे उस वेबसाइट ने अप्रिशिएट किया था। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके यूज़र को याद रखवाती हैं उस वेबसाइट को, उस इंटरफेस को। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब आप कोई चीज़ ख़रीद लेते हो तो आपको वेबसाइट बताती है कि भाई हाँ आपकी चीज़ परचेज़ हो गई है, ऑर्डर कंफर्म हो गया है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं और ये इसीलिए दिखाई जाती हैं क्योंकि आपके यूएक्स में यूज़र का एक्सपीरियंस होता है कि वो ऐसी चीज़ों को याद रख पाता है। तो यूएक्स जो है हमारा बेस ही साइकोलॉजी पे करता है, तो ये सब चीज़ें उस साइकोलॉजी से ही रिलेटेड आपके लिए होती हैं। तो नेक्स्ट लॉ हमारे पास है पोस्टल्स लॉ। पोस्टल्स
लॉ क्या कहता है कि आप अपने यूजर को ना हर एक बात बताओ कि जो है ना हम उससे क्या क्या हम उससे एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम क्या उसकी बातें जो है ना वो समझ रहे हैं, या हम क्या चीज़ उसकी मतलब क्या डाटा उसका सेव करके हम रख रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल में अगर आप जाएं तो ये पढ़ने में वैसे लॉज बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आते। मैंने एग्जाम्पल्स इसीलिए मैंने आपको बताया, मैंने एग्जाम्पल्स में बहुत टाइम लगाया क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगी आपको सारी। तो यहाँ पे पोस्टल्स लॉ कहता है कि आप उसको जो है ना वो वेरिएंट्स दो उसको। आप जैसे लाइक आप फिल्टर्स देखते हो तो यहाँ पे आपको ब्लैक, वाइट, ब्लू और यहाँ पे फिल्टर्स की फॉर्म, यहाँ पे प्रमोशनल सर्विसेज, रेटिंग, हर चीज़ आपको यहाँ दिखती है। और जिस चीज़ में आप देख रहे हो सबका ये आपको टैग्स की फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन के फॉर्म में दिया हुआ है। रेटिंग सिर्फ 5 स्टार्स वाली ही हो सकती है, तो सिर्फ 5 ही ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपको जो है ना वो जो डाटा आप जिस फॉर्म में ले रहे हो वो फॉर्म आपको यूज़र को वैसे ही दिखानी है। सही है, जैसे प्राइस रेंज आपको पूछनी है तो आपने मिनिमम मैक्सिमम करके पूछ लिया, या बहुत सारे लोग इस तरह से ये प्राइस बार लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये यूज़र को एक प्राइस ब्रैकेट मिल गया तो उसके लिए आसानी रहती है। तो इस तरह से आप डिफरेंट अगर जो है ना आप यहाँ पे रेडियो बटन या चेक बॉक्सेस लगाते हो तो उससे जो है यूज़र को आसानी होती है सिलेक्शंस करने में। सही, जैसे अक्सर वेबसाइट्स में एक कॉमन गलती होती है, फ़ोन नंबर मांगते हैं लेकिन वो जब वहाँ पे आप ABCD भी टाइप कर पाते हो, तो ये चीज़ें गलत चीज़ है। वहाँ पे ऐसे ABCD टाइप करने पे ही एरर आ जाना चाहिए या वो टाइप ही नहीं करना चाहिए। तो यूज़र जो है ना गलत डाटा अगर आपको देगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि सारा खेल ही डाटा का होता है कि आप किससे क्या डाटा ले रहे हो और उस डाटा को आप किस तरह से यूज़ करते हो अपनी मार्केटिंग पर्पस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक और इफेक्ट है, सीरियल पोजीशन इफेक्ट। सो यहाँ पे सीरियल पोजीशन इफेक्ट ये कहता है कि आपका जो यूज़र है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो याद रख पाता है अपना फर्स्ट और लास्ट आइटम जो भी सीरीज में होता है। तो आपको कोई ऐसी चीज़ जो सपोज हम अगर बात करें बेचनी है तो वो आप फर्स्ट और लास्ट वाले में ही जो है ना वो उस चीज़ को रख सकते हो कि यूज़र की पहली नज़र फर्स्ट और आखिरी नज़र जो है वो लास्ट आइटम पे ज़रूर पड़ती है। बीच वालों को हो सकता है ये वाला आइटम वो छोड़ दे या ये वाला आइटम वो छोड़ दे, लेकिन फर्स्ट और लास्ट ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको वो देखता ज़रूर है। तो इसकी एग्जांपल्स आप ऐसे देखो कि फर्स्ट आइटम में आपको यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको वेबसाइट्स के लोगो दिखते हैं और लास्ट में आपको कार्ट दिखती है। और अक्सर वेबसाइट में सब वेबसाइट्स में कुछ इसी तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जैसे होम स्क्रीन पे जाना और अपने अकाउंट को देखना, ये दोनों आपको देखें सेम इंटरफेसेस में, यानी हर ये एक अलग ऐप का स्क्रीनशॉट है, एक अलग ऐप का स्क्रीनशॉट है और ये आई थिंक पुराने ट्विटर का स्क्रीनशॉट है। तो उसमें आपको होम और मी अकाउंट वाले एक साथ ही मिलते हैं। बीच की चीज़ें देखें चेंज हो रही होंगी, लेकिन हमें हमेशा पता होता है कि भाई हमें अपनी प्रोफाइल देखनी है या अपनी प्रोफाइल को चेंज करना है या अपनी प्रोफाइल पे जाना है तो आप ये लास्ट वाले पे आते हो और होम पे जाना होता है तो फर्स्ट वाले पे आते हो। तो इस तरह से जो सीरियल पोजीशन इफेक्ट है वो आपको बताता है कि आपका यूज़र को पता होता है कि फर्स्ट पे और लास्ट पे क्या है, तो आपको वो चीज़ नहीं छेड़नी है, वो आपको वैसे ही देनी है जो बाकी वेबसाइट्स यूज या इंटरफेसेस यूज करते हुए आ रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और लॉ है, टेस्लर्स लॉ। टेस्लर्स लॉ क्या कहता है? टेस्लर्स लॉ ये कहता है कि आप कितना भी कट ऑफ कर लो, जो ऑकम्स रेजर वाला लॉ मैंने आपको एक बताया वो कहता है कट ऑफ करो कट ऑफ करो कट ऑफ करो, लेकिन टेस्लर्स भाई ये कहता है कि आप कितना भी कट ऑफ कर लो लेकिन एक कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ही रहती है एक यूजर जर्नी में, तो उससे आपको नहीं घबराना है, वो है तो है। सही, जैसे आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हो तो उसमें आपको पता है कि उसमें सिम इंसर्ट करनी ही है, उसके लिए आपको पिन लगा के पहले उसका स्लॉट बाहर निकालना है, या जो भी वेबसाइट जो भी मोबाइल फ़ोन में तरीके होते हैं वो करना है। फिर आपको ईमेल लाजमी ही डालनी है उसमें आपको ऐप्स इंस्टॉल ही करनी है। ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है वो स्टोर, जो ऐप स्टोर्स होते हैं उस पे ही जाना है और वहाँ पर ही सर्च भी करना है और वहाँ से ही आपको वो ऐप ही मिलेगी। तो ये अगर आप सोचो तो ये जो है वो 7-8 स्टेप्स में सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग उसके लिए रेडी है, आपकी बॉडी उसके लिए रेडी है, क्योंकि आपको पता है कि उसके अलावा हम और किसी तरह से ये काम कर ही नहीं सकते। तो थोड़ी बहुत जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमेशा आपके UX में या यूज़र एक्सपीरियंस में हमेशा रहती है, तो उससे आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये वेबसाइट है यूट्यूब की, तो मैंने यहाँ पे देखिए स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब आप रोज़ाना ही यूट्यूब एक्सप्लोर करते होगे तो आपको इन देखने में ये 5 स्टेप्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन आपको ये तकलीफ नहीं देते क्योंकि आपको पता है ये स्टेप्स मुझे फॉलो करने ही करने हैं।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले यूट्यूब की वेबसाइट आप ओपन करते हो, फिर सर्च में जाके पहले क्लिक करते हो, फिर आप वहाँ पे टाइप करते हो, और फिर टाइप करने के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो उनके आप टाइटल्स पढ़ते हो, और फिर आप डिसाइड करते हो कि मुझे कौन सी वीडियो देखनी है। तो एक यूट्यूब पे एक छोटी सी वीडियो देखने के लिए भी आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इन 5 स्टेप्स को आप कम नहीं कर सकते, ये कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा रहेगी ही रहेगी। बहुत हुआ तो टाइप करने की जगह वॉइस वाला सर्च आ जाता है, मोबाइल फ़ोन में तो होता है, इसमें भी यहाँ पर दिया हुआ है कि वो टाइप कर देता है आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा रहेगी। तो टेस्लर्स लॉ आपको ये बताता है कि उस कॉम्प्लेक्सिटी से को ख़त्म नहीं किया जा सकता। सो बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट कॉम्प्लेक्सिटी। सो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक और लॉ है, वॉन रेस्टॉर्फ इफेक्ट। सही, वॉन रेस्टॉर्फ इफेक्ट क्या कहता है? इसका दूसरा नाम यहाँ पे आइसोलेशन इफेक्ट भी होता है, और एक और नाम भी इसको देते हैं हम, एम्फेसिस। ये भी डिज़ाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, एम्फेसिस, कि आपको कोई चीज़ बिल्कुल अलग से दिखानी है तो आप उसको बाकी के ऑब्जेक्ट से अलग कर दो। जैसे यहाँ पे सब स्क्वायर्स हैं बट यहाँ पे सर्किल बना दिया उसको। तो खैर ये आइकन है, इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो आपको ये अक्सर वेबसाइट्स में आप एक्सप्लोर करते हुए तो ये नज़र आती होगी कि कोई ऑब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल अलग कलर के दिखाए जाते हैं, ताकि आपको आपके दिमाग को पता हो कि यहाँ पर जैसे ये जो प्राइसेस हैं USD में आ रहे हैं, अगर आपको किसी और प्राइस में देखना तो यहाँ क्लिक कर दें। ये 4 बताए हुए हैं, लेकिन वो उनका फोकस वो चाहते हैं कि यहाँ पर होना चाहिए यूज़र का ये सबसे अच्छा पैकेज है, ज़्यादा बिक रहा है, तो वो गया। और इस तरह बटन्स आपको दिखाया गया है, तो आइसोलेशन कर दी गई है हर चीज़ को, अगर आप देखें, और ये आप कॉमन हर वेबसाइट में देखते हो। तो ये वॉन रेस्टॉर्फ इफेक्ट होता है जो आप अपनी वेबसाइट में यूज करके यूजर को प्रोवोक कर सकते हो कि भाई ये वाली चीज आपने खरीदनी है और यहाँ पर क्लिक करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और लॉ है यहाँ पर, ज़ेगार्निक इफेक्ट। आप इनके नाम से लॉ याद भी ना करो, लेकिन आप लॉ याद कर लो कि जो है वो ये वाला प्रिंसिपल, ये वाला लॉ मुझे याद करना। सो यहाँ पे ज़ेगार्निक इफेक्ट क्या कहता है आपको, कि जो यूजर है ना वो अपने इनकम्प्लीटेड टास्क जो है ना वो ज़्यादा बेहतर याद रखता है अपने कंप्लीटेड टास्क से। सही, यानी जो काम उसने पूरा नहीं किया वो उसको याद रहता है कि यार ये भी चीज़ रहती है, और जो चीज़ वो कर चुका होता है वो भूल जाता है, जो चीज़ उसने कंप्लीट कर ली होती है। तो आपको क्या करना है कि आप उसको इस तरह से अलर्ट्स दे सकते हो कि जो है भाई आपने ये वाली चीज़ अभी रहती है, आप ये पूरी करनी है। और इस तरह से आप गेम्स खेलते हो तो उसमें आप बताते हो कि भाई आपकी लाइव नहीं है, फिर वो उसको फॉलो करता है। सो इस तरह से ये जो है वो आपके UX में ये चीज़ें दिखानी होंगी। जैसे आपकी एक कॉमन इशू होता है कि आपके मोबाइल में किसी ऐप को इंटरनेट चाहिए चलने के लिए। सो इंटरनेट अगर नहीं है तो उसके लिए भी एक स्क्रीन डिज़ाइन होती है कि भाई जब इंटरनेट नहीं होगा तो ये वाली स्क्रीन नज़र आनी चाहिए। तो वो स्क्रीन्स भी आपको दिखानी है। लाइक अगर पासवर्ड गलत डाल रहा है तो उस गलत पासवर्ड वाली स्क्रीन भी आपको दिखानी पड़ती है। तो आपको यूज़र को बताना सब है, ऐसा नहीं हो कि वो गलत काम कर रहा है, सही कोई फंक्शन आपकी वेबसाइट में गलत परफॉर्म कर रहा है और आप उसको बता ही नहीं रहे कि भाई ये गलत काम हो रहा है। तो वो चीज़ आपको बतानी है। जैसे वो गेम खेल रहा है और आगे गेम नहीं बढ़ रहा है तो उसको पता चलना चाहिए कि भाई आगे गेम क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि उसकी लाइव्स ख़त्म हो चुकी। सो ये चीज़ जो है वो मैटर करती है। अगर उसकी वेबसाइट से जो है वो ऑर्डर नहीं हो पा रहा, प्लेस नहीं हो पा रहा ऑर्डर, तो क्यों प्लेस नहीं हो पा रहा, ये आप उस यूज़र को बताओगे कि भाई ये रीज़न है कि आपकी वेबसाइट से जो है ना वो ये फंक्शन इसलिए परफॉर्म नहीं हो पा रहा। सो दैट्स ऑल। ये थे आपके सारे लॉ ऑफ UX, जो पूरी वेबसाइट के लॉज थे वो मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी लॉ में कोई इशू हो, कोई लॉ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर दोबारा से और एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना सकूँ। इसमें लॉज बहुत सारे थे तो शायद मैंने जल्दी आपको बताए हैं। तो खैर, अगर आपको वीडियो कोई लॉ समझ में नहीं आया तो आप उस लॉ को जो है वो बैक करके या रिवर्स करके दोबारा से सुन लीजिएगा तो शायद आपको समझ में आ जाए। और अब जो आपने लॉज ये पढ़ लिए हैं और मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था तो लिख लिए हैं, तो आप इन लॉज को अब दूसरी वेबसाइट्स में एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये वाला लॉ यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ये लॉ यूज़ हो रहा है, या इस वेबसाइट ने ये वाला लॉ मिस कर दिया है। तो इस तरह से जो है ना आपकी जो यूजेबिलिटी स्किल्स हैं, जो यूज़र एक्सपीरियंस वाली स्किल्स हैं, वो आप बेहतर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना तो बनता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।